Hello everyone and welcome to EduTap. Friends, let us start the 14th lecture of our series जहां पर हम AFM के सभी important topics discuss कर रहे हैं from the exam point of view, and in this lecture number 14 we are going to talk about ratio analysis. This chapter in the module number C is a very important chapter from the exam point of view. यहाँ से आपको 3-4 नंबर के questions ज़रूर देखने को मिलेंगे. Even more than that is possible because in this chapter we are going to talk about the different types of ratios. कितने अलग अलग तरीके के रेशियोज होते हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है अकाउंटिंग के अंदर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इन टुडेस लेक्चर, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज? अकाउंटिंग रेशियोज आर मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स. जैसे कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या हमारे प्रॉफिट और जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो अलग अलग पैरामीटर्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या अकाउंटिंग के थ्रू हमें मिलते हैं, उन पैरामीटर्स को एक को दूसरे से डिवाइड करके ए अपॉन बी हम रेशियोज निकालते हैं. ठीक है. दीज रेशियोज, उनका मेन फंक्शन क्या है? टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. ये मेन फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उसको किसी लेमैन को समझ पाना इज नॉट वेरी इजी. कि हर पर्सन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कितना सेल्स हो रहा है या कितने एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें. इस वजह से हम अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकें कंपनीज की परफॉर्मेंस का, राइट? तो अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान के पास जाता हूँ और नॉर्मल इंसान को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इस कंपनी का इतना एसेट है, इतना कैश फ्लो है, इतना इसके क्रेडिटर्स हैं, इतने इसके डेटर्स हैं, तो शायद उस नॉर्मल पर्सन को वो सारी चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी. लेकिन अगर मैं उन पर्सन्स को सिंपल बता दूं कि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज़्यादा है, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम है, तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि यस, ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस, all the accounting ratios, different ratios, they are classified as profit loss account ratios, बैलेंस शीट रेशियोज या कंपोजिट रेशियोज. ऐसे रेशियोज जो दोनों से निकल के आते हैं. तो पीएल अकाउंट रेशियोज कौन से हो गए? कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर से जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा से अगर हम कोई रेशियो बनाते हैं तो वो पीएल अकाउंट रेशियो है. अगर बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर उसको यूज करके मैं कोई रेशियोज बनाता हूं, तो वो मेरा बैलेंस शीट रेशियो है. आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम्स में, हम क्या जो क्वालिफिकेशन है वो करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियोज. दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रेशियोज. एक एक करके इन सभी की बात करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नाम से पता चल रहा है किसी फर्म की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड, उसको मेजर करने का तरीका है प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज में हम किस स्पीड से कंपनी के अंदर काम हो रहा है, उस कंपनी का टर्नओवर, चाहे वो इन्वेंट्री का टर्नओवर हो, कितनी जल्दी इन्वेंट्री आती है और कितनी जल्दी वो सेल आउट हो जाती है, कितने जल्दी जो उसके क्रेडिटर्स हैं, उस कंपनी को जिन लोगों ने लोन दिया है, कितनी जल्दी उन लोगों के लोन वापस होते हैं, या वो कंपनी जिन लोगों से लोन लेती है, वो जिन लोगों को लोन देती है, वो लोन कितनी जल्दी वापस होते हैं. ये सारे एक्टिविटी रेशियोज हैं. लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली इज द रेशियो सीइंग की एसेट्स जितने भी कंपनी के पास हैं वो कितने लिक्विड हैं, ये मेजर करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो हम निकालते हैं. लेवरेज रेशियोज होते हैं कि कंपनी के ऊपर जो लोन है वो कितना है, उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लो, उसके प्रॉफिट से कंपेयर कर लो. मार्केट रेशियोज अगेन आर अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज. और आप इन सभी रेशियोज में देखेंगे हम किसी एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से डिवाइड करके ये रेशियोज जो हैं वो बनाते हैं. तो सबसे पहले इन रेशियोज का फायदा क्या है? फायदा यह है कि इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंप्लीफाई हो जाती हैं. हमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इतना सारा डेटा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको पूरा समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो वी कैन जस्ट यूज द अकाउंटिंग रेशियोज टू अंडरस्टैंड इट, राइट? नेक्स्ट, कंपैरिजन करने में, एक फर्म को दूसरे फर्म से हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि इस फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा है, इस फर्म का सॉल्वेंसी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब ये फर्म जो है वो उसमें उसके पास ज्यादा लिक्विड एसेट्स हैं. तो इस तरीके से वी कैन डू कंपैरिजंस. वी कैन ऑल्सो डू कंपैरिजंस विद इन अ फर्म. एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ब्रांचेस के रेशियोज को हम कंपेयर में यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं. फिर बात आती है प्लानिंग की. इन रेशियोज को यूज करके वी कैन प्लान अवर एक्टिविटी ट्रेंड्स एंड वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट फ्यूचर स्ट्रैटेजी. जैसे मुझे पता है कि मेरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं वो कम है, तो किस तरीके से उसको बढ़ाना है, अगर मैं उस पर फोकस करूं तो आई कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ माई कंपनी. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज. बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? हमें पता होनी चाहिए अकाउंटिंग रेशियोज की लिमिटेशंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. ये लिमिटेशंस क्या हैं, ये आपको बहुत केयरफुली पता होना चाहिए. सबसे पहले तो अकाउंटिंग रेशियोज, इनकी कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर ओनली यूजफुल फॉर कंपैरिजन विद सिमिलर फर्म्स.
अलग अलग टाइप्स के जो फर्म हैं, कोई फर्म सीजनल है, पूरे साल एक्टिव नहीं रहता, साल के कुछ महीने ज़्यादा बिजनेस होता है। कुछ फर्म्स ऐसे हैं जो आईटी में डील करते हैं, कुछ फर्म ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। सो अलग अलग तरीके के जो टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं, उनके अकाउंटिंग रेशियोज को कंपेयर करना ये हमेशा हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी सम बिजनेसेस जो सीजनल है, और इस वजह से साल के कुछ महीने उनमें एक्टिविटी ज्यादा होगी और कुछ महीने एक्टिविटी नहीं होगी। सो अगर हम ऐसे फर्म्स की इनएक्टिव पीरियड्स के रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी आ रही है। तो ये एक सही तरीका नहीं हो पाएगा सभी फर्म्स को एक ही रेशियो से कंपेयर करने का। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कंपेयरिंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म्स यूजिंग द अकाउंटिंग रेशियोज, राइट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डेटा है उसी डेटा को यूज करके आप रेशियोज बना सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जो डेटा आपको मिलता है, यू यूज दैट डेटा एंड यू मेक योर अकाउंटिंग रेशियोज, राइट। लेकिन अगर अलग अलग फर्म्स अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को या रूल्स को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन वी कैन नॉट यूज दी रेशियोज टू कंपेयर देम। क्योंकि सारे रेशियोज इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आने वाली इंफॉर्मेशन से ही बनते हैं। सो ये जरूरी है कि ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ पॉलिसीज एंड सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो, सो दैट द रेशियोज दे आर कंपेरेबल विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट, ratios alone are inadequate. We must know that ratios are only indicators. ये सिर्फ indicators हैं, ये कोई हार्डकोर प्रूफ नहीं है कि कोई कंपनी जो है वो दूसरी से बेटर परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। हमें रेशियो एनालिसिस बस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन फॉर making investment decisions or for making conclusions we have to do further analysis also. तो ये जो रेशियोज हैं ये सिर्फ एक तरीके का इंडिकेटर की तरह हमारे लिए काम करते हैं। फिर विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है, जानबूझ करके हम रेशियोज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। वी कैन मैनिपुलेट सर्टेन अकाउंट्स और वी कैन कंसील सर्टेन वाइटल फैक्ट्स, और हम एक्चुअल से बेटर पोजीशन जो है रेशियोज के थ्रू दिखा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि सब लोग लेट अस से मेरे प्रॉफिटेबिलिटी या मेरे करंट रेशियो को ही देख करके मेरे फर्म की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, तो मैं बाकी चीजों को छोड़ करके सिर्फ अपना करंट रेशियो इंप्रूव करूंगा और जानबूझ के मैनिपुलेट करके आई विल ट्राई टू शो अ बेटर करंट रेशियो देन इट इज एक्चुअली, राइट। सो दैट इज वाई विंडो ड्रेसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन रेशियोज। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंजेस की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बिकॉज अगर आप देखिए रेशियो एनालिसिस अगर जो है वो अगर आप करने लगे, वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स आपको देता है अगर आप प्राइस लेवल में चेंजेस को कंपेयर नहीं करते। हमें पता है ईयर आफ्टर ईयर द प्राइस लेवल दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, दे कीप ऑन चेंजिंग। सो इफ वी आर डूइंग टाइम बेस्ड कंपैरिजन, इस साल का अकाउंटिंग रेशियो पिछले साल के अकाउंटिंग रेशियो से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइस लेवल्स कैसे मार्केट के अंदर चेंज हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स नहीं हैं अकाउंटिंग रेशियोज को बनाने के लिए, एंड देयरफॉर नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स कैन बी लेड फॉर ऑल आइडियल रेशियोज। कोई भी आइडियल रेशियो नहीं होता है कि हम बना दें कि ये रेशियो जो है, करंट रेशियो जो है वो 1 पॉइंट इतना ही होना चाहिए या 1.3 होना चाहिए, 1.4 होना चाहिए। वी कैन नॉट मेक स्ट्रिंजेंट रूल्स लाइक दैट, राइट। सो ये सारी अकाउंटिंग रेशियोज की लिमिटेशंस हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक एक करके जो रेशियोज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, इन सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज को याद रखना है। जैसे सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कितना आता है डिवाइडेड बाय द कैपिटल विच इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी इनटू 100, दैट विल कम आउट एज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स, बिकॉज वी नो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है ये टोटल लायबिलिटीज होती हैं। तो यहां पर हम सम टोटल ऑफ ऑल एसेट्स ले लें, या सम टोटल ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स ले लें, या सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन्स, इनको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन दी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या होगा, इट इज द प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी हमने कोई टैक्स पे नहीं किया, हमने अपने लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, सो जो प्योर प्रॉफिट हमारी सेल से निकल कर आ रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इनको कंपेयर करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करता है एक यूनिट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्ट करने पे। तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगर इस फर्म के अंदर हम कैपिटल इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न हमें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल सकता है, राइट। बिजनेस सर्वाइव्स ओनली व्हेन दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Obviously the cost of capital, the return that you will have to give to the shareholders, the return that the interest that you will have to pay to your creditors, ये कम होना चाहिए और आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के जो आपका बिजनेस है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। यूजफुल फॉर एफिशिएंसी कंपैरिजन, इससे हम एफिशिएंसी कंपेयर कर सकते हैं कि कैपिटल पे कितना रिटर्न हमें मिलता है। नेक्स्ट आती है अर्निंग्स पर शेयर। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल रेशियो यूजली यूज इन दी स्टॉक मार्केट्स। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है
नेट प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करती है आफ्टर पेइंग टैक्स एंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट द कंपनी हैज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इसका मतलब हो गया कि हर शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग जो है वो कंपनी देती है। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट टैक्स को पे करने के बाद एंड इंटरेस्ट को पे करने के बाद डिविडेंड्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है डिवाइडेड बाय कितने शेयर उस कंपनी के लिस्टेड है मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड योर नेट प्रॉफिट पेइंग आफ्टर इंटरेस्ट पेइंग आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड आफ्टर पेइंग टैक्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी। तो हमें पता चलता है कि जो शेयर है कंपनी का उसका मार्केट प्राइस कैसे मार्केट के अंदर वेरी कर रहा है। तो ये हमें अर्निंग्स पर शेयर से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर तो ये जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आता है और इक्विटी शेयर्स का नंबर सेम है तो हमें पता चलता है कि हर शेयर के ऊपर ज्यादा अर्निंग्स जो है वो कंपनी हमें पे कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि उनके पास कितना प्रॉफिट है और कितने लोगों को उनको प्रॉफिट या डिविडेंड जो है वो पे आउट करना है। देन कम्स आउट प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एंड अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, दैट टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर हम इसी अर्निंग्स पर शेयर को डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। दिस इज ए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। सो मार्केट प्राइस का मतलब है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट में ऑन एन एवरेज कितने प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हमें पता होता है, ये हम स्टॉक एक्सचेंजेस से चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर। एंड जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी हमने पीछे देखा कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां से वी कैन डिसाइड वेदर टू बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस और नॉट। ये रेशियो से हमें पता चलेगा कि देखिए अर्निंग्स कितनी आ रही है शेयर से और उसका प्राइस कितना है। तो ये हम कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है और अर्निंग्स बहुत कम है तो ये रेशियो काफी ज्यादा बड़ा होगा और हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में। लेकिन अगर ये रेशियो कम हो जा रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस कम है बट द अर्निंग्स पर शेयर आर वेरी हाई, then that means that we should purchase this stock and this will give us a better earnings in the future, right? So this basically shows the investors expectations about the growth in the firm's earnings. Next comes your gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है, हमने इसको पहले लास्ट लेक्चर्स में भी कैलकुलेट किया है, कि टोटल नेट सेल्स दैट यू आर डूइंग। टोटल नेट सेल्स मतलब जितनी सेल आपने की और उसमें से जो सेल्स रिटर्न हो गई, जो सामान आपको वापस कर दिया गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी नेट सेल्स आ जाएंगी। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टॉक जो आपने साल में किया है, माइनस द क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया साल के एंड में, एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी यहां से आप जो है हटा देते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वहां पर निकल कर आ जाएगा। नेट सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, दिस इज योर नेट सेल्स। सो बेसिकली ये बता रहा है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स से जनरेट होता है, ये चीज हमें पता चलती है। यूजुअली ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो नेट सेल्स से कम होगा। हमेशा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है दिस विल बी लेस देन द नेट सेल्स, बिकॉज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सो ये रेशियो अगर हम परसेंटेज वाइज इसको चेक करें, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%, राइट। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फ्रैक्शनल टर्म्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा लेस होगा, कम होगा देन द सेल्स। लेकिन हमें ये देखना है कि 1 के कितना करीब पहुंच सकता है, ये कितना क्लोज 1 के आ सकता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स कितने करीब आ सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी सेल्स के अंदर से हमारा स्टॉक का जो हम खर्चा निकालते हैं, हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां से निकालते हैं, उसमें हमारा कितना जो है वेस्ट हो जाता है और हम कितना क्लोज ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स के ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यहां पर नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 है। सो नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट भी हटा दें और एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हटा दें तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर दो तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आ जाता है। दिस इज जस्ट लाइक योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बट यहां से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसमें अकाउंट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जरूरी है दोस्तों, ये फॉर्मूला यहां पर याद रखने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Calculate the gross profit ratio of B Limited from the following profit and loss account for the year ending 1995. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ मुझे। अभी क्या हमने देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ व्हाट इज द नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमें इस पर्टिकुलर अकाउंट से मिल सकता है, दिस इज योर सेल्स अकाउंट।
एंड सेल्स मुझे कितनी दिखा रही है, 5,60,000 रुपीज, राइट। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, बाकी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे नेट सेल्स जो है वो पता लग गया 5,60,000। इसमें सेल्स रिटर्न्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो ये नेट सेल्स ही है। तो मुझे नेट सेल्स पता लग गई, नेट सेल्स कितनी आ रही है, 5,60,000। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। Gross profit is calculated after deducting the cost of purchases, after deducting the closing stock and after deducting the direct expenses. तो ये जो gross profit है ये ऑटोमेटिकली आपको इस बैलेंस शीट में इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखने को मिल रहा है। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, 2,01,000। दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, नेट सेल्स आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट दिस, दैट इज 2,01,000 डिवाइडेड बाई 5,60,000 इंटू 100। वेरी सिंपल। इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम के अंदर आते हैं, दैट इज व्हाई आई से दैट दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। ऐसे जितने भी आपको एक या आधे नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने देखा सभी रेशियोज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को हम हमेशा कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, अर्निंग्स पर शेयर है कि डिविडेंड कितना दे सकते हो। यहां पर अब बात आएगी सॉल्वेंसी रेशियो की। Solvency ratio is the metric used to determine the ability of the company to meet the long term obligations of debt. जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है हमने, चाहे वो क्रेडिटर से, बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है या हमने कैपिटल बोरो की हुई है ओनर से, इसको हम रीपे कर सकते हैं या नहीं, इसको मेजर करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंसी रेशियोज की वैल्यू हाई रहेगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं दे हैव अ बेटर लिक्विडिटी एंड वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू पे बैक आवर लोन। बट इफ द सॉल्वेंसी रेशियोज आर लो, दैट मीन्स दैट हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो इतने लिक्विड नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स इतने नहीं है कि वी कैन पे बैक आर लोन, और हमारे फ्यूचर में डेट का डिफॉल्ट होने के चांसेस जो हैं वो भी हो सकते हैं, हम अपना लोन वापस ना कर पाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके की सॉल्वेंसी देखनी है हमें, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑब्वियसली मींस दैट कैन वी मीट आवर लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन। लंबे लोन्स, टर्म लोन्स हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनको हम पे बैक करेंगे या नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, हमने सामान खरीदा है सप्लायर से, एक दो महीने में पेमेंट करना है, हमने लोन के ऊपर जो है कुछ पर्टिकुलर हम काम करवा रहे हैं, हमें रेंट पे करना है फ्यूचर में, हमें सैलरी पे करनी है फ्यूचर में, तो इस तरीके के शॉर्ट टर्म क्रेडिट हम पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी हमें यहाँ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से पता चलता है। तो इसमें सबसे पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। फिक्स्ड एसेट रेशियो इज द रेशियो ऑफ आर फिक्स्ड एसेट्स अपॉन आर लॉन्ग टर्म फंड्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो सारे एसेट्स जो एक लंबे टाइम के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होती है, जो हमारी ओनर्स की कैपिटल है, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, रिजर्व्स हो, या हमारे लॉन्ग टर्म लोन हो, यानी कि एक साल से ज्यादा टाइम के लिए जो लोन्स हमने ले रखे हैं और उनको हमें पे करना है। सो बेसिकली दीज आर लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट। दिस इंक्लूड द कैपिटल गिवन बाय द ओनर्स, द शेयर्स, द कैपिटल गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, एज वेल एज द लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन बाय द बैंक्स एंड द क्रेडिटर्स, ठीक है। इनको डिवाइड करके हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये रेशियो लेस देन 1 आता है, लेस देन 1 मींस दैट आवर फिक्स्ड एसेट्स आर लेस देन लॉन्ग टर्म फंड्स, that means a part of the working capital has been financed through long term funds, that is desirable। देखो इसका मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज योर वर्किंग कैपिटल, बेसिकली योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स कम हैं लॉन्ग टर्म फंड्स से, तो इसका मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म फंड्स का कुछ हिस्सा जो है उसको यूज किया है अपनी वर्किंग कैपिटल को, यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज डिसायरेबल बिकॉज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज ऑफ फिक्स नेचर, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है वो आपके लॉन्ग टर्म फंड से आता है और उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये रेशियो एक से ज्यादा हो जाए, यानी कि आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है और लॉन्ग टर्म फंड्स की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज को हमने यूज किया है फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने जो फिक्स्ड एसेट्स बनाए ये हमने शॉर्ट टर्म लोन लेकर बनाए हैं, और इन शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करना जल्दी पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स दे विल गिव अस बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हमारा कुछ मिसमैच हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने एक लेटेस्ट से एक मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की। अब ये मशीनरी खरीदने का दो तरीका है, या तो मैं अपने लॉन्ग टर्म फंड से इस मशीनरी को परचेज करूं, लॉन्ग टर्म फंड से परचेज करने का मतलब है कि जो ओनर्स की कैपिटल है, या मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, या फिर मेरे पास जो प्रॉफिट का रिजर्व रखा हुआ है वो भी तो ओनर की कैपिटल ही है, तो उससे मैं वो मशीनरी खरीद लूं। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के ऊपर मशीनरी खरीदूं और मैं 10 लाख की मशीनरी ओनर से, जो भी सेलर है, उससे क्रेडिट पर लेकर आऊं, उसको बोलूं कि तुम्हें शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में मैं पेमेंट कर दूंगा।
तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म सोर्सेज को यूज करके वो मशीन खरीदी है, देन दिस रेशियो विल बिकम मोर देन 1। फिक्स एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसमें मशीन की वैल्यू जुड़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड जो मेरे हैं वो तो उतने ही रह गए। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से कम जाती है, इसका मतलब है कि मेरे लॉन्ग जो फिक्स एसेट्स है वो कम है, और कुछ फिक्स एसेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स को यूज करके हमने बना लिए। ठीक है, सो दिस इज योर फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। इट शुड बी मोर देन, इट शुड बी लेस देन 1। इसका डिजायरेबल लेवल लेस देन 1 होना चाहिए। फिर आता है डेट इक्विटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हो उसी के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक्सटर्नल इक्विटी ओवर इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी इज divided by the internal capital that your company has, or we can say long term debt upon long term funds. Internal fund या internal equity, this is basically the capital given by the owner or the shareholder. External equities or external liabilities, these are the loans given by some banks or given by some third person. तो हम लॉन्ग टर्म लोन को और लॉन्ग टर्म फंड्स को, कैपिटल को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली रेशियो है कि कितना आपके पास लोन है और कितनी आपके पास ओनर्स की इक्विटी है, उसका रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल इक्विटी क्या हो गई, लोन्स जो आउटसाइडर्स को देने हैं। इंटरनल क्या हो गई, जो आपका शेयर होल्डर्स की फंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली बताता है कि आपके पास लोन का परसेंटेज कितना है एज कंपेयर टू द ओनर्स कैपिटल इन योर फंड। सो ये सेटिस्फैक्टरी होगा अगर यहाँ पर दोनों रेशियो लगभग बराबर हो, यानी कि डेट जितना है लगभग उतना इक्विटी हो। अराउंड 1 अगर ये रेशियो चलता है डेट इक्विटी का, सो इट इज गुड। ठीक है, लेकिन a high proportion of borrowed funds may not be considered unsatisfactory. कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस, कि लेटेस्ट से अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास लोन बहुत ज्यादा है, मेरे पास ओनर की कैपिटल कम है। तो कई लोगों को लग सकता है कि दिस इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज अगर मेरे पास मेरे ऊपर लोन ज्यादा है और ओनर की कैपिटल कम है, तो ये चांसेस होंगे कि शायद मैं वो लोन डिफॉल्ट कर दूं। लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं विच आर रनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और रनिंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वहां पर यूजुअली वो ओनर्स की कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होती है प्रोजेक्ट में, हम लोन लेकर ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। यूजुअली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखें, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स कहीं पर एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, ये लोन लेकर ही बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपको डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से कई कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जहां पर डेट का लेवल बहुत कम हो और इक्विटी का लेवल बहुत ज्यादा हो। तो आपको लगेगा कि ओनर्स की कैपिटल बहुत ज्यादा है और लोन तो इनके पास बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनी। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने इक्विटी तो बहुत सारी ओनर से ले रखी है, लेकिन वो डेट और ले सकती है, पर वो डेट नहीं ले रहे और लॉन्ग टर्म फंड्स को ही, इक्विटी को यूज करके अपने एसेट्स बना रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट डिजायरेबल। इफ यू कैन टेक लोन्स एंड कैन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स, देन यू शुड डू दैट। तो यहां से आपको डेट इक्विटी रेशियो की इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल गई है। ठीक है, सो प्रेफर्ड शेयर्स, ये एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, प्रेफर्ड शेयर्स redeemable within a period of 12 years from the date of their issue should be taken as part of debt. यूजुअली जो हमारे शेयर्स होते हैं वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं इक्विटी में, डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर आपके जो शेयर्स हैं वो 12 ईयर्स के अंदर, अगर सॉरी 12 मंथ्स के अंदर अगर वो पेबल हैं, तो हम उसको डेट के अंदर लाएंगे। ठीक है, हम उसको लॉन्ग टर्म फंड नहीं मानते, हम उसे शॉर्ट टर्म डेट मानते हैं, क्योंकि आप उसे शॉर्ट टर्म में पे आउट करने जा रहे हो। नेक्स्ट कम्स योर करंट रेशियो, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दिस इज योर करंट रेशियो। करंट एसेट्स हमें पता है जैसे कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आपने और एडवांस में रेंट या एडवांस में सैलरी पे कर रखी है, या दूसरे जो एसेट्स हैं जो कन्वर्टेबल है कैश के अंदर, उसे हम बोलेंगे करंट एसेट। ठीक है, यहां पर आपके कोई भी डेट्स विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months एंड लूज टूल्स, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। 6 महीने से ज्यादा आपके जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपने किसी को लोन दिया था और 6 महीने से उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप उसको एसेट नहीं मान सकते। ठीक है, फिर आएगी करंट लायबिलिटीज, ऑब्वियसली द लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन अ ईयर्स टाइम। In the current accounting period, if there is a liability which has to be paid back, then it is a current liability. So current ratio basically क्या मेजर कर रहा है कि आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स कितने हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कितनी है, उसका रेशियो निकाल दीजिए। So this is basically the firm's commitment to meet its short term liabilities. This will tell us कि क्या फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सकता है, क्या फर्म अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल फर्म को चाहिए, क्या वर्किंग कैपिटल फर्म के पास है। ये सारी चीजें हमें करंट रेशियो से पता चलेंगी। अगर करंट रेशियो हाई है, दैट मींस द एसेट्स आर मोर देन द करंट लायबिलिटीज, दिस इंडिकेट्स इनएडिक्वेट यूजेज ऑफ फंड्स। एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटीज नहीं है। इससे सुनने में लग सकता है कि एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लायबिलिटीज ना होने का मतलब है कि दैट वी आर नॉट यूजिंग, मेकिंग द एडिक्वेट यूज ऑफ आवर फंड्स, राइट। एंड अगर ये लो रेशियो है,
यानी कि एसेट्स कम है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सर्विस करने में, ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत आएगी, हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे बैक करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सो देयर शुड बी एन इक्वलाइज्ड रेशियो, करंट रेशियो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है हमें नहीं होना चाहिए, ना ये रेशियो 1 से बहुत कम होना चाहिए, ना ही 1 से बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आती है क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम बोलेंगे लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जस्ट लाइक पीछे हमने देखा करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज वो जो करंट रेशियो, क्विक रेशियो में हम करंट एसेट्स का और एक शॉर्टर फॉर्मेट लेते हैं, लिक्विड एसेट्स। दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें हम इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्वेंट्री हमारे करंट एसेट्स में आता है बट लिक्विड एसेट में नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस आप कर चुके हो, उसका कोई लिक्विड रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न सिर्फ आपको ये मिलने वाला है कि वो एक्सपेंसेस से जो फायदा था, जो भी लोगों को आपने रेंट पे कर दिया है, उसकी सर्विस आप और लंबे समय तक यूज कर सकते हो, उसको लिक्विड नहीं, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको एडवांस रेंट पे कर दिया था, आप मुझे रेंट वापस कर दीजिए, कैश में कन्वर्ट कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। Then current liability is obviously the liabilities which are payable within a year's time. So this is basically a short term solvency test of the company. हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कितना है करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, ये हमारा क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। अगर हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो को हम आपस में कंपेयर करें, करंट रेशियो क्या था, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। Now we understand that these liquid assets, these are a subset of current asset. करंट एसेट्स का ही एक छोटा हिस्सा जो है वो लिक्विड एसेट बनता है। तो यूजुअली किसी भी कंपनी का अगर हम क्विक रेशियो और करंट रेशियो को कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारा लिक्विड रेशियो है ये हमेशा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड एसेट की वैल्यू जो है वो हमेशा कम होगी फ्रॉम योर करंट एसेट्स, यूजुअली फॉर मोस्ट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्वेंट्री होल्डअप कितना हो रहा है, क्योंकि करंट एसेट्स में और लिक्विड एसेट्स में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है इन्वेंट्री की वजह से। इफ करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स दे हैव अ ग्रेटर डिफरेंस, इसका मतलब इन्वेंट्री हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सॉरी, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री होल्डअप हमारे पास कम है, इन्वेंट्री का लेवल हम कम रखते हैं, लेकिन वो इन्वेंट्री जो है जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। हमारा सामान जल्दी बिकता है और हम सामान जल्दी खरीदते हैं, लेकिन हम इन्वेंट्री को स्टॉक करके नहीं रखते। ठीक है, तो ये हमारा क्विक रेशियो की सिग्निफिकेंस हो गई। नाउ आंसर मी दिस, current ratio is 4:1, net working capital is rupees 30,000, what is the amount of current assets? Current ratio we have seen, current ratio का फॉर्मूला क्या है, current assets over current liabilities which is equal to 4:1. So that means current assets are equal to 4 times the current liabilities. इसके अलावा हमें क्या दे दिया, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है दोस्तों, नेट वर्किंग कैपिटल, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल द नेक्स्ट लेक्चर्स आल्सो। यहां पर मैं बताता हूं नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वो कैपिटल है जो हमारे पास हमारे शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस को रन करने के लिए बची होती है, इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां सीए माइनस सीएल कितना आ रहा है, 30,000, बट वी हैव सीन दैट सीए करंट एसेट्स आर 4 टाइम्स द करंट लायबिलिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टाइम्स द करंट लायबिलिटी इज 30,000। हमने यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह क्या लिख दिया, 4 टाइम्स करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स करंट लायबिलिटीज, दैट इज 30,000। तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 10,000 रुपीज की, और करंट एसेट्स कितने आएंगे, 40,000 के। एंड दिस इज द वैल्यू दैट वी हैड टू फाइंड आउट। सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस, अकाउंटिंग रेशियोज हेल्प इन व्हाट? अकाउंटिंग रेशियोज क्यों हेल्प करते हैं हमें, किस चीज में हेल्प करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन में, इंट्रा फर्म कंपैरिजन में, कंपैरिजन इंडस्ट्री नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प अस इन कंपैरिजन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हम एक फर्म को दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हैं, हम एक फर्म के अंदर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम फर्म को जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के जो रेशियोज हैं वो ओवरऑल एवरेज इतने रहते हैं और इस कंपनी के कितने हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फाइनल आते हैं हमारे टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज बेसिकली इंडिकेट द स्पीड ऑफ एक्टिविटी इन द कंपनी। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना सामान बिका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
ओवर द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकल कर आएगी? द ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है एवरेज इन्वेंट्री निकालने का, लेकिन अलग अलग बिजनेस अलग अलग तरीके से भी एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कितनी सेल्स का वैल्यू है और क्या वर्किंग कैपिटल है, दैट इज सेल्स ओवर योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स ओवर द एवरेज टोटल एसेट्स। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, सप्लायर परचेजेस ओवर एवरेज अकाउंट्स पेबल, यानी कि कितनी परचेजेस आपने की हैं और कितना अकाउंट आपका पेबल है, कितनी क्रेडिट या कितना शॉर्ट टर्म लोन आपको पे करना है। करंट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स ओवर द अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि जो आपने सेल्स की और कितने कस्टमर से जो सेल की थी उसका पैसा अभी आपको लेना है, ये रेशियो आपका टर्नओवर रेशियो होता है। सो बेसिकली टर्नओवर रेशियोज आपके एक्टिविटी रेशियोज भी कहलाते हैं या टर्नओवर रेशियोज कहलाते हैं, बिकॉज दे आर giving us an idea about the speed at which the things are happening, the speed at which you are making the sales, the speed at which you are inventory is getting turnover, inventory आपकी चेंज हो रही है, नई इन्वेंट्री आ रही है, पुरानी बिक रही है, या फिर कितनी स्पीड से आप जो सेल्स करते हैं क्रेडिट के ऊपर, यानी कि लोन पे लोगों को सामान बेचते हैं, कितनी जल्दी से कितनी एफिशिएंसी से वो लोन आपको पे बैक हो जाता है। या ऐसा हो सकता है ना कि मैं लोन्स पे सामान बेच रहा हूँ और सारे के सारे जो सामान का बिल है वो मेरा 1 साल बाद 6 महीने बाद पेमेंट होता है, तो इससे मेरा रेशियो इंपैक्ट होगा। या मेरे सभी जो मैं क्रेडिट पे सेल करता हूँ वो हर 1-2 हफ्ते के अंदर मेरे सारे बिल्स पे आउट हो जाते हैं, तो इससे मेरा रेशियो अगेन इंपैक्ट होगा। सो दीज आर टर्नओवर रेशियोज। यहाँ पर पहला इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर योर एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने देखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी? स्टॉक लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच वी आर मेंटेनिंग ऑन एन एवरेज। तो हम 12 महीनों के अंदर कितना हमने ओवरऑल सामान जो है उसको 12 महीने से डिवाइड कर दे तो हमें एक एवरेज स्टॉक मिल जाएगा, या हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो भी एक तरीका होता है एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। दिस विल टेल अस वेदर आवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज इज एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। कहीं हमने सारा इन्वेंट्री में पैसा खर्च करके इन्वेंट्री को रख तो नहीं दिया, इन्वेंट्री सेल ही नहीं हो रही, पता लगा, राइट? सो आर कैपिटल विल बी फिक्स्ड इन दैट इन्वेंट्री, और उस कैपिटल को हम फंड को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर इन्वेंट्री बहुत जल्दी सेल आउट हो रही है और हम इन्वेंट्री को रिप्लेस नहीं कर रहे, रीपरचेस नहीं कर रहे, तो अगेन आवर ऑपरेशंस विल बी इंपैक्टेड। ओके, सो दिस बेसिकली इंडिकेट्स स्पीड ऑफ सेल्स। अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, यानी कि हमारा एवरेज इन्वेंट्री कम है लेकिन हमारा कॉस्ट जो है सामान का जो बिकता है उसका कॉस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमारी सेल्स बहुत जल्दी होती है। तो हो सकता है मैं 1 महीने में सिर्फ अपने पास 1 लाख का ही इन्वेंट्री रखता हूं, लेकिन ये इन्वेंट्री जो बिकती है वो 2 लाख की बिकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं हर दिन जो है इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूं और उसी इन्वेंट्री को दोबारा सेल कर रहा हूं, लेकिन एवरेज लेवल मैंने 1 लाख का ही बना रखा है। तो ये हमें बताता है कि स्पीड ऑफ सेल्स कितनी है मेरी इन्वेंट्री की, मेरा सामान कितनी तेजी से बिकता है। अगर ये रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब है कि मेरा सामान जो बिकता है उसका वैल्यू कम है, लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है, एवरेज इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। सो दैट मीन्स वी आर ओवर स्टॉकिंग इन अवर वेयर हाउस, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री बट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस। दैट मीन्स हमारा सामान बिक नहीं रहा, बट हमारा सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है, इन्वेंट्री हमारे पास अच्छी खासी है। सो दिस विल बेसिकली से आवर फंड्स आर ब्लॉक्ड, राइट? आवर फंड्स आर कैपिटल इज फिक्स्ड और ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री ओनली, उसका कोई यूज नहीं जो है हमारा नहीं हो पा रहा है। फिर आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली डेटर्स वेलोसिटी। दिस विल टेल अस हाउ क्विकली आवर बिल्स आर बीइंग पेड। हमने जो क्रेडिट पे सेल की, हमने जो सामान बेचा और लेकिन लोन पे बेचा है, और कितना हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, कितने अकाउंट जो हैं वो मुझे उसकी पेमेंट हो जा रही है, ये बताता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। दिस इज बेसिकली टोटल सेल्स और ओवर अकाउंट्स रिसीवेबल और टोटल सेल्स इन क्रेडिट अपॉन अकाउंट्स रिसीवेबल, दोनों तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका सेल्स जो क्रेडिट पे किया गया वो आपका क्रेडिट सेल्स है, और जो आपके ट्रेड डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, कि उनकी किसकी जो पेमेंट है वो आपको अभी मिलनी बाकी है। सो दिस इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट्स, कि आपने जो लोगों को सामान क्रेडिट पे बेचा है वो कितनी जल्दी से आपको पेमेंट हो रही है उसकी, और ये रेशियो जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा है। यानी कि मेरी सेल्स ज्यादा है और मेरे अकाउंट रिसीवेबल कम है, इसका मतलब मुझे कम लोगों से पैसा लेना है, और मेरी सेल्स जो क्रेडिट पे हुई थी वो ज्यादा है, यानी कि काफी लोगों ने पैसा मुझे दे दिया है, और बहुत जल्दी से मेरे जो डेटर्स हैं मुझे फटाफट बिना ज्यादा वेट कराए पैसा जो है वो दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो। डीसीपीआर को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। यूजुअली जो हम मेथड यूज करते हैं, दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट वी यूज फॉर इट। फर्स्ट वन इज द मंथ्स और डेज इन अ ईयर। हम साल में मानकर चलते हैं 360 डेज या 365 डेज। यूजुअली अलग अलग इंडस्ट्री नॉर्म्स में हम एक स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं कि हम साल के अंदर इतने दिन मान के चल रहे हैं। हम
ईयर नंबर ऑफ डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय द डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर हम निकालें तो वो आपका डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो आएगा. सिमिलरली एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल into the months or days in a year upon credit sales for the year. This is also a method. Or another method is accounts receivable over average monthly or daily credit sales. So we can calculate this period for an year also, जहां पर हम पूरे साल के 360 डेज लेकर काम करें, या फिर हम साल का कुछ महीनों का 60 डेज का 70 डेज का भी ये रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं. तो यहां से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि हमारा कितने समय के अंदर, कितने डेज के अंदर हमारा डेट जो है वो कलेक्ट हो जाता है. जो हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है कितने डेज में ऑन एन एवरेज उसकी पेमेंट मुझे मिल जाती है. So this basically shows how rapidly or how slowly we are collecting money from the people who have taken loan from us. And this time that is taken to collect the loan, it should be equal to the industry average. इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि टाइम बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना चाहिए. अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी अपने क्रेडिटर से पैसा लेते हो, एंड हो सकता है कि ये फिजिबल नहीं है आप हमारे ऑपरेशंस के लिए. और अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हम बहुत लंबा समय जो है डेट कलेक्ट करने में लगा देते हैं, और इससे एक अंदेशा है कि हमारे ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकते हैं और हमें टाइमली पेमेंट जो है वो हमारे क्रेडिटर डेटर से नहीं मिलेगी. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड कलेक्शन पीरियड फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटर्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, द टाइप ऑफ द बिजनेस दैट यू आर डूइंग. आपको जल्दी जल्दी डेट का कलेक्शन करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग लग्जरी हाई एंड कार्स, मैं कार्स बनाता हूँ और उन कार्स की जो पेमेंट है वो ईएमआईज में होती है, बहुत लंबा समय लगता है उन कार्स की पेमेंट होने में. तो मेरे को अगर मेरा कलेक्शन पीरियड ज़्यादा है तो उससे मेरा बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सेलिंग बहुत हाई अमाउंट की मैं कार्स की कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं कोई सेलिंग कर रहा हूँ और मेरा सीजनल ऑपरेशन है जहां पर मेरे को छोटे छोटे जो हैं गुड्स हैं वो मैं सेल करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसकी पेमेंट जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैपिटल अपने मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक विदाउट पेमेंट सस्टेन कर पाऊँ. ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली कितना समय लगेगा हमें सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, लोन को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, ये चीज हमारा डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो है. नेक्स्ट, आंसर मी दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बोथ अर्निंग्स पर शेयर एंड पीआर रेशियो वेरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर. कंपनी के शेयर का प्राइस जैसे जैसे वेरी करेगा, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर और जो पीआर रेशियो है, प्रॉफिट रिटर्न रेशियो है, वो आपका चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट, while calculating debt equity ratio, fixed deposits from shareholders are taken as part of the debt. जो शेयर होल्डर्स ने फिक्स डिपॉजिट आपको दिए हैं उसके ऊपर वो फिक्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको हम डेट मानेंगे, कैपिटल नहीं मानेंगे. While calculating quick ratio, all current liabilities are not taken into account. And debtors turnover ratio is higher if the company sells more goods on credit basis than on cash basis. यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, अर्निंग्स पर शेयर, दिस वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स. इसमें कहीं भी कंपनी के मार्केट प्राइस का, शेयर का मार्केट प्राइस, उसकी वैल्यू नहीं आती है. लेकिन पीआर रेशियो में, प्राइस रिटर्न रेशियो में तो आएगी, क्योंकि वहां पर आपका जो अर्निंग, जो हर स्टॉक मार्केट का प्राइस है, उस शेयर का जो प्राइस है उससे हम डिवाइड करते हैं आपके ईपीएस को. राइट. सो दैट इज वाई हेयर पीआर रेशियो विल वेरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस बट ईपीएस विल नॉट वेरी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, वाइल कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो, जो फिक्स डिपॉजिट रहेंगे शेयर होल्डर्स के, यस हम उसको डेट का पार्ट मानेंगे, इक्विटी का पार्ट नहीं मानेंगे. इक्विटी का पार्ट सिर्फ वो आपकी शेयर कैपिटल है, ना कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स. तो ये बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर. सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. अगर क्विक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑल करंट लायबिलिटीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट. सारी करंट लायबिलिटीज को अकाउंट में नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, सारी करंट लायबिलिटीज को अकाउंट में लेना पड़ेगा. क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त वी जस्ट मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग ओनली द कैश इक्विवेलेंट्स और लिक्विड एसेट्स, बट ऑल करंट लायबिलिटीज आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट. देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो is higher if the company sells more goods on credit basis than on cash basis. This is not necessarily true. अगर आपकी कंपनी ज्यादा सामान क्रेडिट पे बेचती है लेकिन उसका रीपे होने में, उस क्रेडिट का पे बैक होने में बहुत लंबा समय लगता है, तो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी जो ज्यादा क्रेडिट सेल करती हो उसका डेटर टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा हो. दिस इज नॉट नेसेसरी. राइट. नेक्स्ट, okay, so next is these are the questions from the last lecture. So this is it for this particular lecture where we talked about the various ratios that we see
इन दी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट। यहाँ पर जितने रेशियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनके फॉर्मूलाज को रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा और बहुत ध्यान से जो क्वेश्चंस आएंगे सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर करिएगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, डू नॉट ट्राई टू ओवरथिंक ऑन दिस टॉपिक because the questions in the exam they will be relatively very simple. You just have to remember the formula and the significance of each particular ratio. So that is it that we had to discuss in this video. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।